स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं कनाडा एक्सप्रेस एंट्री इमिग्रेशन प्रोग्राम के बारे में। तो अब बात करते हैं कि भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कनाडा मूव होने का। हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू हम तो इन इंग्लैंड। मैं हूं गौरव। मैं हूं अभी। आपने टाइटल से देख ही लिया होगा, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप यूके से कनाडा कैसे मूव हो सकते हो। तो जैसा कि हमने पहली एक वीडियो में बताया था कि भाई एक मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट रीज़न क्या होता है यहाँ से कनाडा मूव होने का, कि आपका पेरेंट्स का पीआर नहीं लग पाता यूके में, जो कि कनाडा में लग जाता है इवेंचुअली। तो एक ये भी रीज़न है, और भी कई सारे रीजंस है। हर किसी के अपने पर्सनल रीजंस हो सकते हैं कनाडा मूव होने के। आज उस बारे में हम बात करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि क्या एक्चुअली में क्या प्रोसेस है यहाँ से कनाडा मूव होने का। अगर आप यूके आ रहे हो स्टडी वीज़ा पे या फिर स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे आ रहे हो, तो आप कैसे कनाडा मूव हो सकते हो। सो वेलकम बैक गाइज, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। आज की वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं कनाडा एक्सप्रेस एंट्री इमिग्रेशन प्रोग्राम के बारे में। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट आज की वीडियो में हम आपको एक ओवरऑल आइडिया देने वाले हैं कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए एक्चुअल में कनाडा पीआर अप्लाई करने के लिए। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि कनाडा मूव होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। एक रीज़न हो सकता है कि पेरेंट्स की पीआर नहीं लगती, यहाँ पे यूके में पीआर नहीं लगती, कनाडा में लग जाती है। बट एक और बहुत बड़ा रीज़न ये है कि यूके में आपके जो एजुकेशन में अगर गैप होता है वो एक्सेप्ट हो जाता है, लेकिन कनाडा के जो इमिग्रेशन रूल्स है वो थोड़े स्ट्रिक्ट है और गैप एक्सेप्ट नहीं हो पाता। तो आप डायरेक्ट अगर इंडिया से पीआर अप्लाई करना चाहते हो कनाडा के लिए, वो थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। तो अगर आप यूके आते हो लेट्स से पढ़ाई करने के लिए या फिर स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे भी आते हो, तो आपका वो एक्सपीरियंस, आपका जो एजुकेशन होती है वो कनाडा की पीआर के लिए काउंट होती है। वी ऑल नो कि यूके की जो यूनिवर्सिटीज़ होती है वो वर्ल्ड नोन है। यहाँ से की गई कोई भी डिग्री पूरे वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज होती है। बट ऐसा सेम हम इंडिया के लिए नहीं कह सकते। हो सकता है कि इंडिया की कुछ डिग्रीज कनाडा में वैलिड ना हो। तो ये सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग यूके पढ़ने आते हैं या यूके का एक्सपीरियंस लेने आते हैं, बट अल्टीमेटली दे वांट टू गो एंड सेटल इन कनाडा। कैनेडियन एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम जो होता है ये भी पॉइंट बेस्ड सिस्टम वाला ही होता है। जैसे कि यूके में स्किल्ड वर्कर वीज़ा होता है, ये पॉइंट बेस्ड सिस्टम होता है। हर चीज़ के आपको पॉइंट्स मिलते हैं। एज के पॉइंट्स हो गए, आपकी डिग्री के पॉइंट्स हो गए, आपके इंग्लिश लैंग्वेज के पॉइंट्स हो गए, तो हर चीज़ के पॉइंट्स है। वैसे ही कैनेडियन एक्सप्रेस एंट्री में भी हर चीज़ के पॉइंट्स मिलते हैं आपको। तो अब बात करते हैं कि भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कनाडा मूव होने का। बेसिकली होता क्या है, जब आप इंडिया में होते हो आपका अल्टीमेट ड्रीम कनाडा जाने का होता है। फॉर सम रीज़न आपको कनाडा का वीज़ा नहीं लग पाता या जो भी प्रॉब्लम है, तो उसमें सबसे बेस्ट चांस क्या होता है, आप यूके आ जाओ, यूके में पढ़ाई कर लो, क्योंकि एक ही साल की मास्टर्स है। यहाँ से मास्टर करो एंड देन यू कैन मूव टू कनाडा। सो दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन यू कैन टेक। बट हु इज़ एलिजिबल फॉर द कनाडा एक्सप्रेस एंट्री, तो उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट यार नॉर्मली यही होती है कि आपके पास एक एजुकेशन डिग्री होनी चाहिए, कॉलेज या यूनिवर्सिटी की डिग्री होनी चाहिए, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद आपके पास स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए थोड़ा बहुत, मतलब 3 साल का अराउंड। तो ये एक जनरल मिनिमम क्राइटेरिया है कनाडा एक्सप्रेस एंट्री के लिए। लेकिन अब बात करते हैं एक आइडियल कैंडिडेट की प्रोफाइल कैसी होनी चाहिए। मान लो आप यूके आ गए हो, आपने यहाँ पे स्टडी कर ली है, आप जॉब लग गई है आपकी, तो आपको क्या चीज़ें चाहिए जिसकी वजह से आप वहाँ पे एलिजिबल हो जाओगे कनाडा एक्सप्रेस एंट्री के लिए। तो आइडियल कैंडिडेट के लिए आपकी एज 30 साल से अगर कम होएगी तो आपको मैक्सिमम पॉइंट्स मिलेंगे। मतलब 20 से 29 ईयर्स की एज में अगर आप हो तो आपको मैक्सिमम पॉइंट्स मिलेंगे एज वाले। उसके बाद अगर हम बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की, तो आपकी जो लैंग्वेज स्किल्स है इंग्लिश लैंग्वेज जाकी, और अगर आपके पास फ्रेंच लैंग्वेज स्किल्स है तो और भी ज़्यादा अच्छे पॉइंट्स आपको मिलेंगे। उसके बाद आपके पास डिग्री होनी चाहिए, जो कि आप यहाँ से मास्टर डिग्री ले सकते हो। मास्टर डिग्री के बाद आपके पास होना चाहिए स्किल्ड वर्कर एक्सपीरियंस, मतलब 3 साल का कम से कम होना चाहिए। वो आप यहाँ पर 1 साल का ले सकते हो। मान लो आपके पास इंडिया का 2 साल का है तो टोटल मिला के 3 साल हो गया। या फिर आप यूके में ही पहले 3 साल का एक्सपीरियंस लो, उसके बाद आप अप्लाई करो। तो ये एक आइडियल कैंडिडेट जो है उसकी प्रोफाइल होती है। तो गौरव ने अभी आपको बताया कि आइडियल कैंडिडेट की प्रोफाइल कैसी होती है। बट ठीक है, आइडियल कैंडिडेट 30 ईयर से कम होगा या जो भी अभी गौरव ने आपको बताया, दैट डजंट गारंटी अ पीआर, क्योंकि जितने ज़्यादा CRS स्कोर होगा उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं पीआर मिलने के लिए। CRS स्कोरिंग मीन्स कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम। सो उस सिस्टम के हिसाब से आपको अलग अलग चीज़ों के अलग अलग पॉइंट्स मिलते हैं। आइडियल जो कैंडिडेट है उसका एक्सपीरियंस कम हो सकता है। अगर 30 ईयर से कम होगा कोई कैंडिडेट तो उसका एक्सपीरियंस भी उसी लेवल का होगा।
बट आप क्या क्या चीज़ें और कर सकते हो अपना CRS स्कोर बूस्ट करने के लिए, उस बारे में बात करते हैं. सो सम ऑफ द मेन फैक्टर्स आर, कनाडा इज़ ऑब्वियसली इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री और वहाँ पे जो बहुत सारी पॉपुलेशन है वो फ्रेंच पॉपुलेशन भी है. तो अगर आपने IELTS दिया है, अगर उसमें आपके 8-9 बैंड्स आए हैं, जितने ज़्यादा आपके बैंड्स आएंगे, जितने ज़्यादा रैंकिंग आएगी, उसमें आपको वो पॉइंट्स जो हैं वो ज़्यादा होंगे. अगर आप इंग्लिश और फ्रेंच दोनों बोलते हो तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पॉइंट्स मिलेंगे. सेकेंडली, अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है या PhD डिग्री है जो कनाडा में रिकॉग्नाइज्ड है, उसके आपको बहुत ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं. और अगर आपकी एजुकेशन वहाँ से है, अगर कनाडा का कोई आपने डिप्लोमा कर रखा है या वर्क एक्सपीरियंस है, कोई आपके कनाडा के क्लाइंट्स है, या फिर आप अपनी इंडिया की कंपनी की तरफ से कभी कनाडा गए हो या वहाँ का आपका एक्सपीरियंस है, तो वो सब आपका पॉइंट बेस सिस्टम में काउंट होता है, उसके भी पॉइंट्स होते हैं. और साथ ही साथ अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर या ब्लड रिलेटिव लाइक योर ब्रदर सिस्टर अगर वहाँ पे ऑलरेडी सेटल्ड है तो उसके भी पॉइंट्स मिलते हैं. अगर आपके पास कनाडा का कोई ऑफ़र लेटर है, आपने कोई डायरेक्टली जॉब अप्लाई की है कनाडा में और वहाँ की जो कनाडा की कंपनी है वो आपको डायरेक्टली जॉब ऑफ़र दे दे, तो उसके भी पॉइंट्स होते हैं, वो भी पॉइंट्स आपके CRS स्कोर में ऐड हो सकते हैं. लास्टली, कनाडा में एक और प्रोग्राम है विच इज़ कॉल्ड PNP प्रोग्राम, सो विच इज़ प्रोविंस नॉमिनी प्रोग्राम. सो जैसे हमारे इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, कनाडा में वैसे ही प्रोविंसेस होते हैं. तो आप किसी एक प्रोविंस में जाके अप्लाई कर सकते हो. हर एक प्रोविंस जो होती है वो अपने नॉमिनी प्रोग्राम्स निकालती रहती है. हो सकता है वहाँ कनाडा में किसी प्रोविंस में किसी पर्टिकुलर स्किल की कमी हो, तो वो वहाँ पे नॉमिनी प्रोग्राम्स निकालते हैं कि यहाँ पे IT इंजीनियर्स की कमी है, तो आप अगर IT इंजीनियर हो तो वहाँ पे डायरेक्टली जाके अप्लाई कर सकते हो. और अगर वो प्रोविंस आपको एक नॉमिनेशन दे दे, इनवाइट कर दे आपको, और आप फिर डायरेक्टली वहाँ पे एक्सप्रेस एंट्री अगर अप्लाई करोगे तो उसके भी आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं. तो जितनी भी मैंने आपको चीज़ें बताई, इन सारी चीज़ों से आप अपने CRS स्कोर को बूस्ट कर सकते हो और उससे आपकी PR के चांसेस और भी बढ़ सकते हैं. तो अब लोगों का ये भी क्वेश्चन आता है कि यार हमें जब भी हम PR अप्लाई करेंगे कनाडा की, हमारे पास कनाडा से जॉब ऑफर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. तो इसका आंसर है, आपको ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कनाडा का जॉब ऑफर हो. जैसे कि मान लो UK में स्किल्ड वर्कर वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसके लिए जॉब ऑफर होना ही होना ज़रूरी है, लेकिन कनाडा में ऐसा नहीं है. मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट जो भी एक्सप्रेस एंट्री के लिए अप्लाई करते हैं कनाडा में, उनके पास जॉब ऑफर नहीं होता. लेकिन अगर आपके पास एक फॉर्मल जॉब ऑफर है वहाँ कैनेडियन कंपनी से, तो आपका CRS स्कोर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा. तो बेटर यही है कि यार अगर आपके पास जॉब ऑफर है तो दैट इज़ मच बेटर, तो आपको PR के चांसेस उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे. अब इसमें एक बात और आती है, अगर आपके पास जॉब ऑफर नहीं है तो आपको एक सफिशिएंट फंड्स दिखाने पड़ते हैं PR अप्लाई करने के टाइम पे. वो कितने होते हैं? वो आज की डेट में अराउंड 13,200 समथिंग डॉलर्स हैं, विच इज़ अबाउट 7 से 8 लाख रुपए आपको बैंक में दिखाने पड़ते हैं जब भी आप PR अप्लाई करते हो कनाडा की. और स्पेशली जब आपके पास वहाँ की जॉब ऑफ़र नहीं है. अगर जॉब ऑफ़र है आपके पास तो आप उसमें हो सकता है आपको कम दिखाने पड़े, वो मुझे ज़्यादा नहीं पता क्योंकि हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे इस वीडियो में. तो यस, आपको जॉब ऑफ़र नहीं चाहिए, अगर होगा तो बेटर है. तो भाई अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन सबके दिमाग में आएगा वो ये आएगा कि एज लिमिट क्या है, ये एक्सप्रेस एंट्री अप्लाई करने के लिए एज लिमिट क्या है. तो इसका सिंपल आंसर यही है कि एज लिमिट नहीं है, बट एज के पॉइंट्स है. जो हमने आपको CRS स्कोर एक्सप्लेन किया कि हर एक चीज़ के स्कोर होता है, वैसे ही एज का स्कोर होता है. सो जो मैक्सिमम स्कोर आपको मिलता है वो मिलता है इफ़ यू आर बिटवीन 20 to 29. अगर आप उस एज लिमिट में हो तो आपको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पॉइंट्स मिलते हैं. बट इफ़ यू आर सिग्निफिकेंटली ओल्डर देन 35 बट यू ऑल्सो हैव बेटर एजुकेशन लाइक मास्टर्स PhD, अगर आपके पास इतनी एजुकेशन है या कनेक्शंस है कनाडा में, आपके ब्रदर सिस्टर या पेरेंट्स या कुछ ऐसा आपका कनेक्शन है कनाडा में, तो जो भी आपने एज में लॉस्ट किए पॉइंट्स वो आप इजीली ओवरकम कर सकते हो. हमने आपको इस वीडियो में बताया कि CRS स्कोर कैसे बूस्ट कर सकते हो. तो एज में जो पॉइंट्स आपने लूज़ किए वो ईजिली यू कैन ओवरकम दोज पॉइंट्स. तो फाइनली मैं आपको एक लास्ट में इन शॉर्ट ये बता देता हूँ कि आपके कनाडा के लिए एक्सप्रेस एंट्री के लिए CRS पॉइंट्स कैसे बनेंगे. सबसे पहले आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए जो कि मास्टर्स या PhD डिग्री हो तो बेटर है. दूसरा, आपका IELTS में स्कोर अच्छा होना चाहिए 8 to 9 बैंड्स, या फिर
फ्रेंच लैंग्वेज आनी चाहिए आपको, दोनों में से कुछ भी एक अच्छे लेवल पे होनी चाहिए। तीसरा, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, द मोर द मेरियर, मतलब जितना ज़्यादा होएगा उतना ज़्यादा अच्छा है, मतलब 3 साल तो मिनिमम होना ही चाहिए। चौथा, आपके पास कनाडा से अगर कोई जॉब ऑफर है तो और भी बेटर है। उसके बाद अगला पॉइंट है प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम, PNP से अगर आपके पास इन्विटेशन है तो मच बेटर हो गया। उसके बाद क्या आता है, अगर आपके पास कनाडा से आपने कोई डिप्लोमा या डिग्री की हुई है 1 साल की तो और भी ज़्यादा पॉइंट्स मिल जाएंगे। उसके बाद आता है आपके कोई कनेक्शन है वहाँ पर, ब्रदर सिस्टर हैं तो उसके ज़्यादा पॉइंट्स मिल जाएंगे। एक और पॉइंट है इसमें स्पाउसल, अगर मान लो आपके साथ आपका स्पाउस भी जा रहा है और स्पाउस की प्रोफाइल ज़्यादा बेटर है, स्पाउस के पास ज़्यादा अच्छी एजुकेशन है, उसके पास ज़्यादा अच्छा वर्क एक्सपीरियंस है, उसको भी आप ऐड कर रहे हो तो उसमें भी ज़्यादा पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं। तो ये सारे जो पॉइंट्स मिला के आपका CLS स्कोर बनता है, और इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी है, आप अपना CLS स्कोर वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। कनाडा गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है वहाँ का एक लिंक है इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाके अपना CLS स्कोर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। सो बेटर यही है कि यार आप अभी से ही अपनी प्रोफाइल जो है वो बनाना स्टार्ट कर दो। अगर आप कनाडा प्लान कर रहे हो, कनाडा आपकी ड्रीम कंट्री है, तो होपफुली यार इस वीडियो से काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी हैं, उन लिंक्स को आप अच्छे से देखो, अपना CLS स्कोर कैलकुलेट करो। और हम ट्राई करते रहेंगे और डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाते रहें। देख लो इतनी ठंड हो रही है फिर भी वी आर डिटरमिन्ड टू गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन टू यू गाइस। सो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और लाइक करे बिना मत जाना गाइस, और सब्सक्राइब तो आपको करना ही करना है सबसे पहले। Yes guys, please keep supporting and thank you so much for all the love, and we get some amazing messages and comments. Thank you so much. तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।